And I again wish that you all be selected and you will be able to serve the nation. Friends, briefly, I want to tell you something about the judicial services. What is the history of judicial service? ये जुडिशियल सर्विस की हिस्ट्री जो है लगभग 1860 शुरू हुई थी व्हेन आवर आईपीसी वाज ड्राफ्टेड एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द नेशन राइट इन प्लेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड उस समय जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी थी उसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दो पार्ट होते थे एक होती थी जुडिशरी और एक होता एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव था दैट वाज गवर्न्ड बाय द आईसीएस ऑफिसर्स एंड उस आईसीएस ऑफिसर यूज्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में हमारी मजिस्ट्रेसी हुआ करती थी वेदर इट वाज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड देयर वाज ए पोस्ट व्हिच वाज नोन एज द एडीएमजे अर्थात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुडिशियल एंड दैट वाज अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड जो जुडिशरी होती थी that was under the subordination of district judge and they used to deal with the civil cases only up to the level of the civil judge senior division and when they promoted in the HJS cadre then they were used to start to conduct the session trials तब सेशन ट्रायल में मिलते थे एंड डिस्ट्रिक्ट भी दो तरह से होते थे यू मस्ट रिमेंबर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आते थे वो भी डिस्ट्रिक्ट होते थे एंड जो आईसीएस ऑफिसर होते थे वो भी डिस्ट्रिक्ट होते थे रोटेशन जो होते थे वो कभी डिस्ट्रिक्ट हो गए और कभी आईसीएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हो गए एंड वही आईसीएस ऑफिसर जो हैं कभी कभी हमारे हाई कोर्ट में एलिट होते थे जो हाई कोर्ट होता था हाई कोर्ट में तीन तरह के होते थे देयर वर थ्री सोर्सेज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट तीन सोर्सेज थे नंबर वन है कि 33% आईसीएस ऑफिसर होते थे 33% डिसीजन होते थे एंड 33% हाई कोर्ट के एडवोकेट से उनका सिलेक्शन होता था इस तरह हाई कोर्ट का बनता था लेकिन जैसे ही आईसीएस सर्विस खत्म हुई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया एंड जुडिशरी बिकम सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव तो जो थ्री सोर्सेज थे रिक्रूटमेंट के हाई कोर्ट के 33% वो आईसीएस का कैडर खत्म कर दिया गया उनका रिक्रूटमेंट कर दिया और वो ऐड कर दिया गया राइट वो ऐड कर देगा एडवोकेट्स में आज की डेट में पोजीशन है कि हाई कोर्ट में जितने जजेस एलिवेट होते हैं उनमें 66% जो हैं डायरेक्ट एडवोकेट से होते हैं एंड केवल 33% डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से होते हैं राइट तो ये हमारा इस समय कैडर है जहां तक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात है तो यू मस्ट रिमेंबर टू आर्टिकल्स एक आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 233 है और एक 234 है 233 में हमें दिया गया है कि जो हमारा राइट जो एचजेएस कैडर होगा जिसे हम हायर जुडिशियल सर्विस कहते हैं हायर जुडिशियल सर्विस में कैसे कैसे पोस्टिंग होगी कैसे कैसे रिक्रूटमेंट होगा इट इज गिवन इन द आर्टिकल 233 आपने शायद तैयारी कर रहे हैं तो आपने आर्टिकल 233 पढ़ा भी होगा एंड आर्टिकल 230 के टू पार्ट है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 1 में दिया गया है कि एचजेएस में अर्थात हायर जुडिशियल सर्विस में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बाकी होंगे सबऑर्डिनेट होंगे वो प्रमोशन से जाएंगे एंड उसका पार्ट 2 दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट या यूनियन की सर्विस में नहीं है एंड ही हैज कंप्लीटेड 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ही विल बिकम एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड इन द एचजेएस कैडर इस तरह हुआ लेकिन उन दोनों में कोई परसेंटेज नहीं दी गई कि कितनी परसेंटेज प्रमोशन से होगी और कितनी परसेंटेज डायरेक्ट एचजेएस होगी देयर वाज नो परसेंटेज उस आर्टिकल में दी गई The second article which is very important that is 234. 234 में दिया गया है कि apart from the decisions जो बाकी जुडिशियल ऑफिसर होंगे उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे एंड गवर्नर कैसे करेंगे गवर्नर करेंगे कि गवर्नर अपॉइंटमेंट करने से पहले हाई कोर्ट से एंड उस स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके रूल्स बनाएंगे और उस रूल्स के अंतर्गत ही वो उनका अपॉइंटमेंट करेंगे तो ये दो सोर्सेज हैं जिससे हमारे जुडिशियल ऑफिसर आते हैं राइट ये सब कुछ ठीक चलता रहा कोई बात नहीं जो मैंने जैसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन आया
और कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आया 233 पार्ट 2, जिसमें लिखा था कि अब जो है एचजीएस कैडर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, और उसका होगा जो 7 इयर्स का हाई प्रैक्टिस की हो जिसने, एंड जो पहले से स्टेट सर्विस में न रहा हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लगभग 10 से 15 वर्ष तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इफ आई टॉक अबाउट द यूपी, पहली बार 1974 में हाई कोर्ट ने हायर जुडिशियल सर्विस के रूल बनाए थे। उस रूल में रखा था कि अब 15% जो एजेस में आएंगे वो 15% डायरेक्ट एजेस आएंगे। और यूपी में पहले एजेस जो एग्जाम हुआ डायरेक्ट का वो 1977 में हुआ था, और 1977 में 15% ऑफिसर एजेस कैडर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आए थे। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। लेकिन उसके बाद 3 केस आए हैं, और पहला केस आया 92, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। उसमें बहुत सारी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और पहली डायरेक्शन ये थी कि ऑल ओवर इंडिया अब जजेस के नॉमिनेचर या डेजिग्नेशन एक होगा। पहले हर स्टेट के डेजिग्नेशन अलग अलग होते थे, कहीं पर मुंसिफ कहा जाता था, कहीं पर सिविल जज कहा जाता था, कहीं पर सबऑर्डिनेट कहा जाता था, कहीं पे राइट सब जज कहा जाता था, इस तरह था। उन्होंने कहा नहीं, अब जुडिशियरी के जो डेजिग्नेशन होंगे थ्रू आउट इंडिया एक होंगे, और उन्होंने कहा कि ये होंगे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट जज। 3 कैटेगरी बना दी गई। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने परसेंटेज फिक्स कर दी, और परसेंटेज फिक्स कहा कि 50%, ठीक ना, राइट, ये कर दिया कि नंबर 1 25% थ्रू आउट इंडिया वो डायरेक्ट एडजस्ट होंगे, 50% प्रमोशन से होंगे, एंड 20% जो है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से होंगे। 3 कैटेगरी कर दिया उन्होंने। 50% जो जुडिशियल सर्विस में थे, जो आर्टिकल 234 में सेलेक्ट हुए थे, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन से कैरियर स्टार्ट किया था, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन बने, उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन बने, और उसके बाद वो जो एजेस में जाते थे तो एजेस में उनका कोटा निर्धारित कर दिया 50%। कैन यू इमेजिन इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ था? जहां यूपी में पहले प्रमोशन से सिविल जज जूनियर डिवीजन 85% जाते थे, अब वो घट के केवल 50% रह गया, क्योंकि 2 ही सोर्सेज थे, 15% डायरेक्ट थे और 85% प्रमोशन से होते थे। दैट वाज रिड्यूस्ड टू द 50%। और पहले एक और क्लोज थी कि अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले तो वो भी प्रमोशन से फिलअप कर ले जाएंगे। तो बहुत सारी पोस्ट इसलिए प्रमोशन से फिल कर गई कि सुटेबल कैंडिडेट एडजस्टमेंट नहीं मिलते थे। और तीसरा रखा गया 25% रखा गया था कि जिन सिविल जज सीनियर डिवीजन को 5 साल अगर वो सिविल सीनियर डिवीजन रहते हैं एंड दे कुड नॉट गोट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन इन द एजेस कैडर, तो उनके लिए एक अलग से लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, एंड तब उसमें प्रमोट हो जाएगी। लेकिन बाद में डिफिकल्टी आई कि बहुत सारी स्टेट ऐसी थी जहां पर 5 साल के ऐसे सिविल जज सीनियर डिवीजन मिले कि जिन्होंने 5 साल सर्विस कर ली हो एज ए सिविल जज सीनियर डिवीजन और उनका प्रमोशन ना हुआ। तो कई स्टेट ने रिव्यू डाला कि साहब हमारे तो पोजीशन होगी, ये 25% तो सीट वैकेंट पड़ी है, अब तो 50% प्रमोशन से हो रहे और 25% एडजस्ट हो रहे। ये जो 25% आपने पोस्ट रखी हैं दे आर फीलिंग वैकेंट, क्योंकि हमें ऐसे सिविल जज सीनियर डिवीजन मिल ही रहे कि जिन्होंने 5 साल की सर्विस कर ली हो और उनका एग्जाम दे सकें, उससे पहले सब प्रमोट हो जा रहे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इनका कोटा 15% कर देते हैं, एंड पोजीशन वाज चेंज कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन से कैडर में एंटर करेंगे उनका कोटा 60% हो गया, राइट, एंड 15% लिमिटेड कॉम्पिटिशन हो गया, और एडजस्ट का 25% रहा। अब जो नया जजमेंट आया है, इस जजमेंट में 50% कोटा रख दिया, एंड वो कोटा जो 15% किया था उसे अगेन रेस्टोर कर दिया गया 25% लिमिटेड कॉम्पिटिशन, और 25% रहा एडजस्ट। और एक बात आप ध्यान रखना कि जिसे हम एडजस्ट कहते हैं, हायर जुडिशियल सर्विस कहते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट सर्विस। हमें लगता है कि एक ही सर्विस है,
किसी भी जुडिशियल अफसर का पहला जो अपॉइंटमेंट होता है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में होता है। एंड जैसे ही वो एंटर करता है एचजेएस में, यू मस्ट रिमेंबर कि उसका फ्रेश अपॉइंटमेंट होता है इन एचजेएस कैडर। बोथ दिस कैडर आर एंटायरली डिफरेंट। तो जो जुडिशियल सर्विस में आप एंटर करेंगे तो उसकी हाईएस्ट पोस्ट जो है दैट इज द सिविल जज सीनियर डिवीजन। एंड जैसे ही चाहे आप किसी सोर्स से, चाहे प्रमोशन से हो, राइट, एंड प्रमोशन के बाद चाहे लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से हो और चाहे डायरेक्ट एचजेएस से हो, उसका फ्रेश पोस्टिंग होती है। गवर्नर फ्रेश पोस्ट जो है अपॉइंटमेंट लेटर जारी करता है। इज द डिफरेंस, राइट। अब मैं आई कम टू द क्वेश्चन कि जो कल लेटेस्ट जजमेंट आया उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई एंड ये प्रॉब्लम जो है आगे और क्रॉप अप होंगी। नंबर एक तो कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति जो तीन मतलब जुडिशियल सर्विस में एंटर करना चाहता है, ही मस्ट कंप्लीट 3 ईयर प्रैक्टिस इन द एनी लेवल, चाहे सुप्रीम कोर्ट में करें, चाहे हाई कोर्ट में करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 3 इयर्स प्रैक्टिस इज मैंडेटरी and that will be calculated from the date of the provisional enrollment in the state bar council। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि अब जो लॉ करने के बाद, एलएलबी करने के बाद वो एंटाइटल हो जाते थे टू अपीयर इन द जुडिशियल सर्विस, क्योंकि आई हैव मेट सो मेनी स्टूडेंट कि जैसे ही लॉ में एडमिशन लेते हैं, लॉ में एडमिशन लेने के साथ उनका एक ही होता है कि मुझे जुडिशियरी क्रैक करनी है एंड वो फर्स्ट डे से ही जुडिशियल तैयारी शुरू कर देते हैं। एंड जैसे ही उनका लॉ कंप्लीट होता है तो दे आर कॉन्फिडेंट कि वो अपीयर हो सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट मिले कि लॉ करने के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए, बन गए। अब हर कैंडिडेट को ऐसा नहीं होगा, उसे 3 साल वेट करना ही पड़ेगा, राइट। और 3 साल वेट करने में एक जो सबसे बड़ा नुकसान जो कैंडिडेट को होने जा रहा है, उसकी सर्विस ड्यूरेशन 3 साल कम होगी। जो 3 साल सर्विस का उसे मिलते वो 3 साल कम हो गए कि 3 साल तो वेट ही करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? सेकंड ये है कि हमने लिखा जरूर है कि साहब प्रोविजनल एनरोलमेंट से उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट हु विल इश्यू द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन? वो सर्टिफिकेट देंगे क्या तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, और एनी एडवोकेट हु हैज कंप्लीटेड 10 years of practice। लेकिन क्या वो उस दिन से सर्टिफिकेट दे देंगे जिस दिन से हमारा एनरोलमेंट हुआ? वो कहेंगे भैया हम तो आपको जानते भी नहीं थे, हम तो आपको सर्टिफिकेट तब देंगे व्हेन यू ज्वाइंड अस, जब आपने प्रैक्टिस हमारे साथ शुरू की है उस दिन से तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बैक डेट में तुम कहां थे, हम तो नहीं देंगे। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से मैं करें क्यों दे देंगे? मुझे जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि जिस दिन से हम किसी एडवोकेट के अंडर में जाके प्रैक्टिस शुरू करेंगे उस डेट से सर्टिफिकेट देगा। क्या कोई बैक डेट में दे देगा? नहीं देगा। पहले दूसरा ये। सेकंड, अब 3 साल तक वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम एलएलएम कर सकते हैं नहीं कर सकते? और मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आपको एलएलएम करना ही चाहिए, क्योंकि जिनके पास मास्टर की डिग्री होती है दे गेट 15,000 रुपीज पर मंथ एडिशनल पे। अगर कोई सिंपल जाता है एलएलबी करके जाता है ही विल गेट 15,000 लेस पे, एंड जिनके पास मास्टर की डिग्री है दे गेट एक्स्ट्रा पे। 3 इंक्रीमेंट उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, फर्स्ट डे से ही 3 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, दैट टोटल अबाउट द 15,000 रुपीज पर मंथ, एंड दैट इज ए कंसिडरेबल अमाउंट, वो आपको करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन राइज होता है कि हम एलएलएम कैसे करें, राइट? क्योंकि एलएलएम का भी कोर्स फुल टाइम है एंड प्रैक्टिस करेंगे वो भी फुल टाइम है। अगर एलएलएम कर रहे हैं तो हम ये शो नहीं कर सकते कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये शो नहीं कर सकते हम एलएलएम क्लास अटेंड कर रहे थे। दिस विल अराइज ए प्रॉब्लम। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं ऐसे हैं कि जो डिस्टेंट उससे एजुकेशन से एलएलएम की डिग्री देते हैं, और आई थिंक ओपी जिंदल इज वन ऑफ देम। थोड़ी फीस ज्यादा लेते हैं लेकिन वहां जाना पड़ता, केवल उन्हें एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट हैं उनसे मेरी एडवाइस रहेगी कि चूंकि 3 साल का पीरियड आपको मिल ही रहा है
तो आप एलएलएम जरूर कर लें, अदरवाइज एलएलएम नहीं करेंगे, जैसे ही जुडिशियल में एंटर करेंगे फिर आपको 3 साल की छुट्टी कोई नहीं देगा, कोई परमिशन एलएलएम पे नहीं होगा। एंड जब हमारे जूनियर को जिन्हें एलएलएम करा है वो हमसे ज्यादा पे मिलेगी, तो इट विल गिव ए राइट टू द फ्रस्ट्रेशन जुडिशियल ऑफिसर। ये फ्रस्ट्रेशन होता है, तो एलएलएम जरूर करें, किसी तरह करें। 10 सेकेंड कि क्या अब भी हम अपने जो हमारी एक एम्बिशन थी टू बिकम ए जज, ये कंटिन्यू करें कि ना करें। और मेरी एडवाइस रहेगी जरूर करें, क्योंकि आप अकेले के लिए नहीं हुआ। ये जो 3 years का बैन लगाया गया है, ऑल ओवर इंडिया लगाया गया है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को नुकसान होने जा रहा, एवरीबडी विल बी अफेक्टेड बाय इट। उससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, तो आप उसकी तैयारी जरूर करें। एंड लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम तैयारी कैसे करें, वेदर आई विल बी एबल टू करेक्ट द जुडिशियल और नॉट। ये सबके मन में क्वेश्चन होता है जो जुडिशियल बैठता है। और मेरा एक ही फंडामेंटल है, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लूँ आपके साथ। वुड यू लाइक टू शेयर इट? थोड़ा शेयर और नोट? यस सर, प्लीज। श्योर सर। केवल एंड केवल जुडिशियरी को करेक्ट करने का एक ही फंडामेंटल है, वो है लगे रहो मुन्ना भाई। आपने संजय दत्त की फिल्म देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना का भाई का अर्थ ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली आपको अपने एम की तरफ बढ़ना है। हम करते क्या है, हमारे साथ होता क्या है कि अगर हमें थोड़ी सी पहली बार में सक्सेस नहीं मिली, हमें सफल हो गए, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं पहली बार सफलता। लेकिन इस समय आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एंड उसे गांठ बांध लो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एम जितना ही बड़ा रखा है, जितना ही हाई रखा है, उसके लिए उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपका एम छोटा है तो उतनी कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके जीवन का एम हाई है तो उतनी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। और उसका एक लेसन देकर मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। अगर किसी ने मसूरी जाने का अपना एम रखा कि मुझे केवल पहाड़ों पे मसूरी तक जाना है, गाड़ी में बैठेगा, मसूरी चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो प्रिपरेशन, कुछ नहीं, एम छोटा है। लेकिन अगर किसी ने अपने जीवन का एम रखा कि मुझे तो एवरेस्ट क्लाइम करने हैं, तो एवरेस्ट के क्या हम गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे? कितनी तैयारी करनी पड़ेगी उस जाने के लिए, राइट? तो ध्यान रखना कि जुडिशियल जज बनने का जो आपका एम है, इट इज लाइक द क्लाइंबिंग द एवरेस्ट। एंड एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए हमें जितनी तैयारी करनी पड़ती है, जितना परिश्रम करना पड़ता है, जितना प्रयास करने पड़ते हैं, कई कई अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि साहब हम पहली अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुए हैं, हमने तो पूरी मेहनत की थी। ऐसा कोई पूरी मेहनत नहीं होती। कहीं ना कहीं हमारी उस मेहनत में, उस परिश्रम में, उस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वीकनेस रहती है कि जहां हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो नहीं सेलेक्ट हुए तो फिर उसी झील से, उसी तैयारी से, और बिना ये सोचे कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर दोबारा लग जाना होता है। एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द सक्सेस, क्योंकि आपने अपने जीवन का एम हाई रखा है टू बिकम ए जज। इसलिए ये मान के चलिए कि उस एम को प्राप्त करने के लिए आपको उतनी ही हार्ड लेबर करनी पड़ेगी। एंड उससे हार्ड लेबर से अगर आप थक जाएंगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा एक फंडामेंटल है जीवन का, अगर आपको हो तो वो भी शेयर कर लेता हूं, राइट? मेरा फंडामेंटल रहा है कि हम किसी रास्ते पे चले हैं और ठोकर लग के गिर पड़े, तो उसका एक ऑप्शन तो है कि वहीं बैठ के रोने लगे, ठोकर लगी, गिर पड़े, हमसे आगे लोग भाग गए। और दूसरा फंडामेंटल ये है कि ठोकर लगी, गिर पड़े, उठो, कपड़े झाड़ो और फिर अपनी राह की तरफ चलो। तो हम ठोकर लगने के बाद भी कपड़े झाड़ के अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं, तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम पहली ठोकर में अगर हम कपड़े न झाड़े, उठे नहीं और वहीं बैठ के रोने लगे, तो फिर कुछ मिलने वाला। तो मित्रों याद रखना कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना, यह ध्यान रखना कि आपका एम हाई है, इजी नहीं है, और उसके लिए कांस्टेंट मेहनत करनी है, कंटिन्यूअस मेहनत करनी है।
एंड उस कंटिन्यूअस मेहनत का जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा एंड यू विल बिकम जज, वो सारी थकान, सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा। और जो आपको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, जो आपको समाज में, सोसाइटी में जो आपको रेपुटेशन मिलेगी, और जो आपको सर्विस करते हुए जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो इंडिपेंडेंस मिलेगी, उसका उस मेहनत के मुकाबले आप समझिए दोनों को कंपेरिजन नहीं है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ओन।